Hello students, this is Rajiv Atri. As you know, we have completed the theory of chapter number 11th. So students, it is time to complete NCERT exercise questions also. Now in this video, I explain you each and every question in very easiest method of NCERT exercise. So students, don't skip the video for a single second even. So students, question number first is the human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of eye lens. This is due to means अगर हम इस क्वेश्चन को समझे थोड़ा सा, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ह्यूमन आई अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकती है। वो जो भी फोकल लेंथ एडजस्ट कर पा रही है वो किस कारण से कर पा रही है, उसकी इस कैपेबिलिटी को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ, जब हमने लेक्चर शुरू किया ह्यूमन आई का, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो पावर होती है वो होती है 4 डायोप्टर। ठीक है, फोकल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कोई भी ह्यूमन आई है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनाएगी? अपने रेटिना पे बनाती है। सो ऑप्शन देख ले, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना। रेटिना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। लीस्ट डिस्टेंस देखें, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि पास से पास का जो डिस्टेंस होता है, मीन्स पास वाला नियर विजन, नियर विजन किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आईज का कितना हो सकता है? उतना ही हो सकता है जितनी उसकी फोकल लेंथ हो, क्योंकि आई लेंस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस से आगे ऑब्जेक्ट रखूं तो इमेज इसी तरफ बन जाएगी। मीन्स राइट हैंड साइड में बनानी है, हमें रेटिना पे बनानी है, मीन्स फोकस से पीछे पीछे रखनी होगी। और फोकल लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय, देखो आई लेंस की फोकल लेंथ का चेंज होना मीन्स हमारे आई लेंस का कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपेंड होना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आई लेंस का या ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट करता है? उसकी सिलियरी मसल्स करती है। ध्यान रहे, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स से अटैच होता है लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। सिलियरी मसल्स ही हमारे आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करवाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सोल्व द क्वेश्चन नंबर 5। ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर गिवन में आप लिखेंगे, पावर दे रखी है आपको -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन, मतलब दूर का विजन उसको करेक्ट करना है। उसके लिए उसको एक लेंस चाहिए जिसकी पावर -5.5 है। पहली चीज तो नेगेटिव पावर में कॉन्केव लेंस होता है, और कॉन्केव कौन से डिफेक्ट के लिए करेक्टिंग लेंस होता है? मायोपिया के लिए। मीन्स ये जो पर्सन है जिसको भी ये लेंस चाहिए वो एक मायोपिक पर्सन है। For correcting his near vision, he need a power 1.5। ये प्लस का डायोप्टर है, P1 एंड P2 दूसरी दे रखी है 1.5 डायोप्टर। मीन्स पॉजिटिव मीन्स कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है, मतलब उसकी पास की नजर कमजोर है। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ? निकालना क्या है? टू फाइंड F1। पहले केस में F1, दूसरे केस में F, फोकल लेंथ ही निकालनी है। और फॉर्मूला यूज क्या होता है? 1/P1 एंड 1/P2। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। मींस F1 निकालने के लिए 1/P1 करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 5.5। आपसे जितना कट सके उतना काटें, एक जीरो इसके नाम की लगा लें, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए आप 2 जीरो और लगा लें। जितना कट सके उतना काट दें। 11 एंड 2 0 0। आफ्टर दैट 1 1 8 1 8 पॉइंट
आफ्टर 8 जितना भी आपको लगाना है, ये सेंटीमीटर में है। अगर आप मीटर में करना चाहें तो इसको 0.18 मीटर में भी आंसर निकल सकता है, बिकॉज पावर इज नेगेटिव, दैट इज focal length is also negative. Now second one is f2. F2 is 1 by p2. 1 by p2, 1 divided by 1.5 diopter, because it is plus, that's why f2 is also positive sign. 1 divided by पॉइंट हटा के एक जीरो लगा देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। आफ्टर दैट इसका हम डिवीजन, जितना आपको 2/3 छोड़ना है 2/3 छोड़ दीजिए, अदरवाइज अगर डिवीजन करेंगे 0.36 या 7 ये आएगा हमारा मीटर में, बिकॉज अब की बार हमने चेंज नहीं किया ना, 0.67 मीटर इज आंसर। इसका आंसर पॉजिटिव में रहेगा, बिकॉज पावर पॉजिटिव की थी। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि करेक्टिंग लेंस कौन सा होगा, तो इस वाले केस में बिकॉज फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो करेक्टिंग लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए, इस वाले केस में कॉनकेव लेंस होना चाहिए। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. The far point of a myopic person, first of all you have to draw, in this question you have to draw a myopic person, because in front of eye lens what is the nature and power of required correct this problem. So students, आपको इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि एक मायोपिक आई एक्चुअल में होती क्या है। ये एक मायोपिक आई बनाई मैंने, आगे कोर्निया, कोर्निया के अंदर आई लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर रेटिना एट विच इमेज आर फॉर्म्ड. So what is a myopic eye? A myopic eye is that nearsightedness. I can also name myopia as nearsightedness, because its near vision is correct. But in far case, for see the far objects, this is our eye lens, far objects, जैसे कि हमें पता है कि लेंस छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? कंटिन्यूसली हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते रहते हैं, जैसे पास के ऑब्जेक्ट्स देखते रहते हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे काम करते हैं, या कंटिन्यूसली फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं। इन सभी कामों में हमारा आई लेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम नियर विजन पे फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के कारण अब अगर दूर की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ तो इसकी छोटी फिक्स हो चुकी है, दैट्स व्हाई ये रेटिना के आगे मिल जाती है रेज, रेटिना पे नहीं मिल पाती। सो हमें क्या करना है? डाइवर्ट करना है, इनको दूर दूर भेजना है। दूर दूर भेजने के लिए क्या करें? एक कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए, देखो पास का विजन तो ठीक है, क्या बिल्कुल 25 सेंटीमीटर का विजन ठीक होता है? नहीं। 25 से मतलब क्या 26 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट चला गया तो हमें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम फार विजन होता है, और वो फार विजन इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। हमें फार विजन दे रखा है 80 सेंटीमीटर। मीन्स टू से दैट इस 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? एक मायोपिक आई जो कि दूर का नहीं देख पाती, बट 80 सेंटीमीटर से दूर का वो नहीं देख पाती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पाती, बट 80 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से रेटिना पे मिला पा रही है। इसी का हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो ये निकलेगा, देखो बिकॉज हमें डाइवर्ट करना है हमारी रेडिएशंस को, तो डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस इज आवर कॉनकेव लेंस, है ना। सो अब इन्फिनिटी, देखो यहां से जो रेज जा रही है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हमारा कॉनकेव लेंस इस तरह से डाइवर्ट करेगा, इस तरह से डाइवर्ट करेगा कि वो डाइवर्जन हमारी आई लेंस के ऊपर ऐसा इल्यूजन पैदा करेगा कि हमारी आई लेंस ऐसा लगेगा हमारी आई लेंस को कि वो रेज इन्फिनिटी से ना आके वो रेज कहां से आ रही है? ओ से आ रही है, एंड वो अब उसको पर्टिकुलर रेटिना पे मीट करवाएगा। मीन्स टू से दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे है? इन्फिनिटी पे। इमेज डिस्टेंस हमें कहां पे पहुंचाना है? इसको फोकस पे 80 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है ना। इसकी जो कॉनकेव लेंस की इमेज है वो तो कहां पे बन रही है? 80 सेंटीमीटर पे बन रही है ना, क्योंकि ऐसे आ रहा था, डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट जहां पे किया हमने वो कहां पे आके मीट कर रही है?
80 सेंटीमीटर पे मीट कर रही है, मींस टू से दैट इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वी हैव टू फाइंड, दे रखा है इसने, पावर निकालनी है ना, नेचर का तो अब आपको पता चल गया कॉनकेव लेंस है, अब पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ का पता होना जरूरी है, ठीक है, पावर वी हैव टू फाइंड, बट इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/f 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, 1/infinity 0 माइनस 1/v, इमेज बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में बनी है इमेज, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज माइनस, नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। नाउ ऑन रेसिप्रोकल ये तो वैल्यू 0 हो चुकी है, 1/80 रह गया बस, रेसिप्रोकल करूंगा तो फोकल लेंथ -80 सेंटीमीटर, दिस इज फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मींस 1/f, सो 1/-80, एंड बिकॉज ये सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इसको। मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, या फिर 80 को 100 से डिवाइड करवा दो, एक ही बात है। सो कैंसिल, 10 2 4 जा एंड 5 जा, 5/4 माइनस 5/4, और वी कैन से दैट 1.42 जा 8 एंड 4 5 जा 1.25, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव साइन डिटरमाइंस दैट द करेक्टिंग लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। This is the overall answer of problem number 6, question number 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, बस वहां पे मायोपिक आई थी, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई है। सो बोला क्या है इसने, गिवन क्या है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डायग्राम, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनाना जैसा मायोपिया में करेक्ट करते टाइम हमने बनाया था। देखें, ये कॉर्निया, आईलेंस, रेटिना एंड इन तीनों को मीट करवाता हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मींस दूर की ठीक दिखना, पास की गलत दिखना। दूर की कब ठीक दिखती है? जब हम कंटिन्यूअसली दूर के विजन पे ही हमारी आंखों को सेट करके रखते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स के अंदर ये ऐसा विजन पाया जाता है कि क्योंकि वो दूर की विजन्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को ही देखते रहते थ्रू आउट देयर लाइफ, सो देयर आईलेंस फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल दे सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, मींस पास की ऑब्जेक्ट देखते टाइम उनका आईलेंस और सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या फोकल लेंथ छोटी करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है बेसिकली कि दिस इज सेकंड इमेज, कॉर्निया, आईलेंस एंड रेटिना। होता क्या है जब पास की चीजें देखते हैं तो बिकॉज अब फोकल लेंथ बड़ी हो चुकी है तो ये रेटिना के पीछे जाके मीट करवाती है हमारी इमेज को। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करें? कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा तो अब कन्वेक्स लेंस किस टाइप का यूज करेंगे? देखो, पास की चीज गलत दिख रही है, पास की चीज गलत दिखने का मतलब ये नहीं होता कि पास की कोई भी चीज गलत दिखेगी, बिल्कुल इनफाइनाइट की ही चीज ठीक दिखेगी, इनफाइनाइट वाला ही ऑब्जेक्ट ठीक दिखेगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने इसका मैक्सिमम फार पॉइंट ये मान लिया कि यहां से आने वाली रे बिल्कुल करेक्टली, यहां से आने वाली रे बिल्कुल करेक्टली कहां पे कन्वर्ज हो रही है? रेटिना पे कन्वर्ज हो पा रही है। तो अब मेरे को ऐसा करना है बस कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? डिस्टिंक्ट विजन पे, मींस 25 सेंटीमीटर पे, है ना, विच इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम और क्वेश्चन। सो 25 सेंटीमीटर पे क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें ऐसा करना है, करेक्टिंग लेंस यूज करना है, जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली रे को कन्वर्ज करवाए, और वो आफ्टर कन्वर्जिंग हमारी आई लेंस को ऐसा इल्यूजन हो कि वो जो भी रेज हैं वो यहां से नहीं, यहां से आ रही है, इस टाइप का पैटर्न बने। मींस यहां से आने वाली रेज, कन्वर्जिंग लेंस तो है ही, ये इसको कन्वर्ज कर देगा, और आफ्टर कन्वर्जिंग हमारी आई लेंस को तो ऐसा ही लगेगा ना कि रेडिएशन कहां से आ रही है?
इस पॉइंट से आ रही है। मीन्स टू से दैट ये पॉइंट, ये क्या है, इमेज है, ये पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब की बार हमें क्या लिखना है, 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमें अब की बार क्या लिखना है, देखो दे रखा है इसने 1 मीटर, है ना। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। या तो ऐसे कर लो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, चॉइस इज योर्स। फोकल लेंथ वी हैव टू फाइंड बिकॉज द करेक्टिंग लेंस इज कॉन्वेक्स, सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और कैसे पॉजिटिव होगी वो भी पता चलेगा बाय लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला यही यूज होगा फाइंड करने, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए v की जगह पे अब ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों माइनस की पुट होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी। 1/v, v कितना है -100 एंड 1/u कितना है 25। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 100 ही ले लें, है ना। तो 100 ऊपर 1 वो भी माइनस का, यहाँ पे 4 प्लस 1 divided by f. On subtracting 4 minus 1 it's 3 divided by 100. Reciprocal करके focal length कितना आएगा, 100 divided by 3. This is our focal length which is of positive sign. So power of lens required to correct this defect. Power निकालनी है ना, power यही रहेगी क्योंकि power is reciprocal of focal length. So power निकालनी है 3/100. बट फोकल लेंथ बतानी हो 100/3, दैट इज द नियर पॉइंटेड नॉर्मल आई। एंड अगर नेचर भी बताना हो तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ विजन। Question number 8th and 9th are two most important conceptual questions of this chapter. Why normal eye, here normal eye cannot able to clearly see the object placed closer than 25 centimeter. Means to say that एक normal eye, कोई normal human eye 25 सेंटीमीटर से पास वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती, देखो 25 सेंटीमीटर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेट अस कंसीडर कोई भी जो कि हमारा आई लेंस कॉन्वेक्स होता है, तो ये फोकल लेंथ है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, उसकी इमेज ऑब्वियसली कहाँ पे बननी चाहिए, इन द सेम साइड, बट रेटिना इस साइड होता है हमारा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है हमारी ह्यूमन आई की। और 25 सेंटीमीटर ही क्यों होती है, क्योंकि यही हमारी सिलियरी मसल्स की लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वो आई लेंस को कंट्रैक्ट नहीं करवा सकती। सो 25 सेंटीमीटर से अगर आगे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी जो कि रेटिना पे इतनी आसानी से नहीं दिखेगी। यही कारण है बिकॉज द सिलियरी मसल्स ऑफ ह्यूमन आई आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। दिस इज आवर सिंपलेस्ट आंसर. So what happened to the image distance in eye when we increases the distance of an object from the eye? Means अब मैं एक ऑब्जेक्ट बेशक फोकस से पीछे ले रहा हूं, बट इसने बोला क्या है क्वेश्चन में, तो अब मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूं। बताओ अब इमेज डिस्टेंस के साथ क्या होगा। ये भी एक इसी लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे कि हमें पता है सिलरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस के साइज को, आई लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। इन सेम लॉजिक जैसे कि हमें पता है ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी वो इसीलिए बढ़ती है ताकि इमेज हमारी सिर्फ रेटिना पे ही बने। मीन्स टू से दैट इमेज डिस्टेंस नेवर चेंजेस। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो इमेज हरदम रेटिना पे ही बनेगी। क्यों, क्योंकि आई लेंस का साइज बढ़ता या घटता है ना। द इमेज डिस्टेंस इन द आई लेंस डज नॉट चेंज एज द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस चेंजेस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हेंस इमेज डिस्टेंस विल रिमेन सेम, दैट इज एट रेटिना। रेटिना लिखना था यहाँ पे हमें, दैट इज आप लिख सकते हो दैट इज एट रेटिना, है ना, ये आपको लिखना है। This is our question number 11 and question number 10.
और दोनों ही क्वेश्चन सेम लॉजिक पे हैं कि स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। ये टॉपिक मैंने आपको अपनी थ्योरी वीडियोस के अंदर सेम क्वेश्चंस के साथ करवाए हुए हैं कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो भी है, अर्थ एटमॉस्फेयर, वो 4 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और चारों लेयर्स का टेम्परेचर, चारों लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग है। तो स्टार क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन एज रेयर टू डेंसर लाइट, जैसे कि रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, तो वो हमें स्टार की अपरेंट पोजीशन दिखती है जो हम ग्राउंड पे देखते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो, जैसे कि हमने कई बार किसी आग की भट्टी के ऊपर की एयर ऐसे, एयर की जो भट्टी के ऊपर की एयर है उसके कारण, जैसे कि वो एयर बार बार वहां से हटती रहती है, वैक्यूम क्रिएट होता रहता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें हिलता दिखता है, वो इसी कारण से है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, स्टारलाइट कभी कभी पहुंच पाती है, कभी कभी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। उसी कारण से स्टारलाइट पहुंचती है तो हमें स्टार दिखता है, नहीं पहुंचती तो नहीं दिखता। इसे ही कहते हैं एक तारे का टिमटिमाना। और प्लैनेट नहीं टिमटिमाता, क्यों नहीं टिमटिमाता, बिकॉज प्लैनेट का साइज स्टार के साइज से हमें थोड़ा बड़ा दिखता है, बेशक हो ना, बट फिर भी बड़ा दिखता है। इसका कारण है प्लैनेट हमसे पास में है एज कंपेयर टू स्टार। स्टार बहुत दूर दूर होते हैं हमारी गैलेक्सी में, अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा लाइट ईयर की दूरी पे हैं स्टार्स, बट प्लैनेट अर्थ के पास पास होते हैं एज कंपेयर टू स्टार। दैट्स वाई प्लैनेट हमें ट्विंकल करते नहीं दिखाई देते। प्लैनेट को हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने ये लाइन दे रखी है कि स्टार को मैं एक पॉइंट साइज्ड बोलूं तो प्लैनेट क्या होगा, सो मेनी पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में यही लिख रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टारलाइट जैसे ही एंटर होती है तो वो क्या करती है, अफेक्ट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे और डिफरेंट डेंसिटी पे है। इसी कारण से वो जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। Question number 12 and 13 both are based on scattering of light, a phenomena discussed in theory lecture. So scattering of light को मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रहा हूं, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। देखो स्कैटरिंग होता क्या है, एक लाइट का बिखरना, किसके कारण, किस पे स्ट्राइक होके बिखरना, कोलोइडल पार्टिकल्स पे स्ट्राइक होके बिखरना। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हैं, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते, और हमारा एटमॉस्फेयर ऐसे ही इममिक्सेबल पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स, जैसे कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि और एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स, एंड सॉइल पार्टिकल्स, दिस और आर कोलोइडल पार्टिकल्स। ऐसा ही क्वेश्चन है ये कि रेडिश सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि पहली चीज तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे सन कहाँ होता है, होरिजन पे होता है, और होरिजन पे से सनलाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना होता है दोनों ही केस में, सनराइज और सनसेट दोनों ही केस में। तो होता क्या है उस टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस सिर्फ वो वेवलेंथ, वो रेडिएशन ट्रेवल कर सकती है जो सबसे कम स्कैटर हो, और कम स्कैटर होने के लिए देखो मैंने एक ये आपको इक्वेशन करवाई थी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मींस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। कहने का मतलब है वेवलेंथ जिसकी बड़ी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग उतनी ही छोटी। और बड़ी वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 700 नैनोमीटर। सो यही कारण देना है, यही लॉजिक देना है कि एज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन अदर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ये जो वेवग्योर है ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है, तो हेंस रेड कलर रिफ्रैक्ट लेस। जैसे कि वेवलेंथ बड़ी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, या फिर रिफ्रैक्ट की जगह पे आप स्कैटर भी कर सकते हो, स्कैटर लेस एज सन इज एट होरिजन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बोथ ऑफ द टाइम। तो अप्रोच अर्थ सरफेस जब भी ओनली रेड कलर अप्रोच कर पाएगा सरफेस पे। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज
डार्क क्यों दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब पे आप स्पेस स्टेशन की वीडियो देखो, हमारे जो स्पेस स्टेशन पे हर टाइम पे स्पेस में हमारे अर्थ से 6 आदमी जाए रहते हैं, इस टाइम पे भी 6 आदमी स्पेस में हैं। अगर आप स्पेस स्टेशन की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा। और वहां से जो वीडियो डालते हैं वो वहां पे बेशक दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, आपको डार्क ही दिखेगा। और वो डार्कनेस क्यों दिखती है, वो डार्कनेस जस्ट इसलिए दिखती है वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एंड अर्थ पे ब्लूइश क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। स्कैटरिंग क्यों करेगा, क्योंकि लाइट कोलोइडल पार्टिकल से टकराते ही स्प्लिट होती है, बिखरती है। और वो स्कैटरिंग क्या करेगी, जो जितना ज्यादा बिखरेगा वो उतना ज्यादा हमें दिखेगा। और दिखेगा तो ब्लू सबसे ज्यादा बिखरता है। ब्लू मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों का मिक्सचर ही स्काई ब्लू बनाता है। ये सबसे ज्यादा बिखरेगा, दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा हमें दिखेगा। इसी कारण से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, या ब्लू कलर ऑफ स्काई किस कारण से है एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि हमारा ब्लू कलर वेवलेंथ में सबसे छोटा होता है, दैट्स व्हाई स्कैटर सबसे ज्यादा करता है। एंड अगर एस्ट्रोनॉट वाला आ गया, इसमें भी सेम लॉजिक देना है। वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट्स व्हाई जो नेचुरल कलर है वो वही होता है जो एस्ट्रोनॉट्स दिखते हैं, या हमारे रात के टाइम पे जो हमारी स्काई दिखता है ना, ऐसा। एंड इसमें अगर बोले कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, तो भी यही दिखना है आपको। सो स्टूडेंट्स, ये 13 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुके हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो मैं दोबारा से समझाऊंगा, डाउट को आपके कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।